सदन में नेता पक्ष अपने वक्तव्य के साथ आमंत्रित है। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। महोदय, विषय रखा गया है कि उत्तर आधुनिकता के दौर में वंचितों का यह सदन उत्तर सत्य को राजनीतिक साधन के रूप में उपयोग करने को सुगम मानता है। कुछ शब्दों को समझेंगे महोदय। उत्तर आधुनिकता का दौर क्या है? उत्तर आधुनिकता का दौर जो कि आधुनिक दौर के बाद आया है। सबसे पहले इसके समझना होगा आधुनिक दौर क्या है। आधुनिक दौर जो था वो आधुनिक दौर शुरू होता है कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर के टाइम से, जहां पे बाद ये बताया गया था कि जो आधुनिकता है यानी मॉडर्नाइजेशन है वो आती है रूढ़ियों के खिलाफ जो कि पहले के समाज में चली आ रही थी। उन रूढ़ियों के खिलाफ जो कि फ्यूडलिज्म की जो बातें थी, फ्यूडलिज्म यानी कि एक ऐसा दौर जहां पर राजा शासन कर रहा है, उसके दौर से आगे बढ़ के अब आधुनिकता दौर आया था। अब आधुनिकता का दौर आया था, वहां पर क्या बात की गई थी? वहां पर उन रूढ़ियों को खत्म करने की बात की गई थी और एक ऐसा सिस्टम लाने की बात की गई थी जो कि अपने आप में मॉडर्न और आगे डेवलप करे। उसके बाद आया गया, उसके बाद उस टाइम पर आधुनिक दौर में था ट्रुथ यानी कि सत्य। अब वो उस टाइम का सत्य और उत्तर सत्य में क्या अंतर होगा बात बताऊंगा। पहले उत्तर आधुनिकता को समझना होगा। उत्तर आधुनिकता जब आता है तो उत्तर आधुनिकता इसी चीज को काउंटर करने की कोशिश करता है कि जो आधुनिकता में जो दिक्कतें थी, आधुनिकता के दौर में जो दिक्कतें थी, क्या दिक्कतें थी कि वो आधुनिकता की क्या बात करता है, वो एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात करता है। यानी कि वो कहता है कि एक सत्य है और उसी सत्य के अराउंड सारे जो इंस्टीट्यूशन है, सारी चीजें हैं वो उसी सत्य के अराउंड क्रिएट की गई हैं और इस सत्य के अराउंड चलती रहेंगी। हमें समझना होगा कि जो उत्तर आधुनिकता आया वो इसी चीज को काउंटर करता है। वो कहता है नहीं, एक समाज है, समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति के ओपिनियन या उसके सत्य की वैल्यू है वो बराबर है। आप किसी एक सत्य को किसी के एक विचार को ऊपर नहीं रख सकते, किसी के विचार को नीचे नहीं रख सकते। उत्तर आधुनिकता क्या कहता है? यानी कि जो हर किसी का विचार, हर किसी का सत्य है वो सेम है और एक ही सत्य है। अब उस सत्य और उत्तर सत्य में अंतर क्या होता है? सत्य जो कि आधुनिकता का सत्य था वो एक था, ऑब्जेक्टिव था, जो कि समाज के वो जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे उनके जरिए प्रतिपादित किया गया था। उत्तर सत्य क्या है? उत्तर सत्य में एक सत्य नहीं है, सब्जेक्टिव है। हर किसी के लिए सत्य अलग अलग हो सकता है और हर किसी का सत्य अलग अलग हो सकता है। और सत्य के यहाँ पे सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब यहाँ पर उसकी किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी से है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका सत्य क्या है। अब महोदय समझेंगे कि वंचित कौन है। वंचित यहाँ पर वो लोग हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक संसाधनों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रतिभागिता को रोका गया है, वो वंचित लोग हैं। ये रोका किन किन को गया है? रोका गया है दलित वर्ग को या किसी प्रकार के जो स्त्री वर्ग है या LGBTQ वर्ग है या जो श्रमिक वर्ग है या जो रेस के आधार पर रोका गया है। ये अनेक प्रकार के ये समुदाय हैं, इन समुदायों को रोका गया है। ये सभी कुल मिलाकर वंचितों में आते हैं। उत्तर सत्य को जैसे मैंने बता दिया राजनीतिक साधन के रूप में। अब राजनीतिक साधन क्या है? ऐसा साधन जिससे आप नीति निर्माण में आ सके, उस निर्माण की स्थिति में आ सके, उसको बोलते हैं राजनीतिक साधन। उपयोग का मतलब किसी चीज का यूज करना, उसको एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना। सुखद का मतलब जो कि आपको, सुखद का अर्थ यहाँ पे है जो आपको मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से आपको तृप्ति पहुंचाए, आपको संतुष्ट करे, ये वो है, उस चीज को सुखद बोलते हैं। अब महोदय एक एक करके तर्क पे आएंगे। सबसे पहले जब मैं तर्क बताता हूं कि उत्तर आधुनिकता के दौर में पोस्ट ट्रुथ को हम यूज क्यों कर रहे हैं। पोस्ट ट्रुथ क्या है? पोस्ट ट्रुथ में कोई, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ था उसमें क्या था? एक आइडेंटिटी से आपको बांध दिया गया था। जब हम वंचितों के शोषण की बात कर रहे हैं तो वंचित कौन होगा ये कौन बता रहा था? आधुनिकता के दौर में बता रहा था इलीट क्लास है, वो बता रहा था कि एक जो वंचित है वो कौन है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका जो आइडेंटिटी है वो क्या है। और उस चीजों को आपको क्या किया गया? आपको सोशली उसको या पॉलिटिकली आपको उसमें सोशलाइज किया गया। आपको बताया गया कि आपके जो आइडेंटिटी है वो ये है और इसी आइडेंटिटी को आपको बाहर निकालने के लिए हम रूल्स बना रहे हैं। और वो रूल्स बनाकर आपको क्या किया गया? आपके साथ फिर से शोषण किया गया। कैसे शोषण किया गया? क्योंकि जो आधुनिक दौर में जो रूल्स बनाए गए वो किसी एक वर्ग विशेष के तौर पर बनाए गए, जो कि मैंने बताया कैपिटलिस्ट वर्ग था, जो कि उस टाइम पे आधुनिकता को यूज करके आपको रूल्स बनाकर आपको उसमें बांधने की कोशिश करी गई थी। लेकिन जब उत्तर आधुनिकता आएगी यानी पोस्ट ट्रुथ की जब हम बात करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी को खुद असर्ट करने की बात करते हैं, जहां पर हम बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है वो हम खुद बताएंगे। जब हम खुद बताने की बात करेंगे तो इसका मतलब हम उस आइडेंटिटी को यूज करके, जब हम राजनीतिक साधन के तौर पर उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे या नीति निर्माण की पोजीशन पे आएंगे तो रूल्स मेकिंग कौन होगी? रूल्स मेकिंग हमारे अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि हम वंचित हैं। अब हमें समझना होगा कि ये चेंज कैसे आएगा। चेंज आएगा महोदय, इसका पूरा एक प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा, किस बेसिस पर होगा? हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, हमारी जो ट्रुथ है यानी पोस्ट ट्रुथ है, यानी हमारी खुद की आइडेंटिटी के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। उस पार्टिसिपेशन के बेसिस पर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा, जो कि उस सभी लोगों के लिए अलग होगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बाद पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो होगा उसमें आइडेंटिटी के बेसिस पर वो होगा।
अब आइडेंटिटी के बेसिस पर जब वो होगा तो एक सामाजिक रूप से जो मानवीय चेतना है, उस चेतना के स्तर पर जो कि पहले आपको बता दिया गया था कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो उसको चेंज करेगा। जब वो पर्सपेक्टिव चेंज होगा, पर्सपेक्टिव के चेंज होने से क्या होगा, समाज में ओवरऑल समाज की जो ओवरऑल कंडीशन थी वो चेंज होगी, और जो वंचित वर्ग है यानी कि हमारा जो वर्ग है वो क्या आएगा, उस राजनीतिक साधन का यूज करके। अब राजनीतिक साधन की जब मैंने बात करी तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले जो शोषण हो रहा था आधुनिक दौर में भी वो किस चीजों से हो रहा था, वो राजनीतिक तौर पे हो रहा था, क्योंकि नीतियां बनाई जा रही थी वो उस बेसिस बनाई थी। उदाहरण के तौर पर समझेंगे एलजीबीटीक्यू समुदाय की जब बात करते हैं तो वो आइडेंटिटी, जब उनकी आइडेंटिटी की बात होती है, वो आधुनिक तौर पर आधुनिकता के टाइम पे कौन बता रहा था, वो एक समाज बता रहा था जो कि जो डेमोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो बता रहे थे। लेकिन जब उत्तर आधुनिकता में आएंगे तो वो आइडेंटिटी कौन है, वो आइडेंटिटी कौन बताएगा, वो हम खुद बताएंगे, यानी एलजीबीटीक्यू समुदाय खुद बताएगा। जब वो खुद अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करने के बाद क्या होगा, उस बेसिस पर एक्सप्रेस करेगा, तो एक्सप्रेस करने से समाज में क्या होगा, ओवरऑल एक पॉजिटिव चेंज आएगा। पॉजिटिव चेंज कैसे आएगा कि एक समाज चेंज की तरफ आगे बढ़ेगा, वो एक्सेप्टेंस की तरफ आगे बढ़ेगा। जब उत्तर आधुनिकता की बात जब आती है तो एक्सेप्टेंस को बढ़ाने की बात आती है। जब एक्सेप्टेंस आएगी तो एक्सेप्टेंस से क्या होगा, सोशल चेंज होगा, प्रोग्रेसिवनेस आएगी। प्रोग्रेसिवनेस का मतलब क्या है, प्रगतिशीलता आएगी, आप पिछली रूढ़ियों में फंसे नहीं रह जाएंगे। जब प्रगतिशीलता आती है तो उससे क्या होगा, हम वंचितों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। हम उस चेतना के, अब वो डेवलपमेंट होने के, जब वो चेतना समाज में आ जाएगी, उस चेतना को राजनीतिक रूप से जब हम इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर राजनीतिक तौर पर जब वो एक पॉलिटिकल साधन की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल साधन ऐसा साधन है जो आपको नीति निर्माण की शक्ति देता है। जब नीति निर्माण में हम उस साधन का यूज करके हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जो कि हमारे फायदे की होंगी। और सुखद हमें क्यों हो लगेगा, जब अंत में जब बात होती है सुखद मांगने की, सुखद जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सुखद जो हमें मानसिक रूप से, जो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से तृप्त कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, वो हम संतुष्ट क्यों हो पाएंगे, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर पा रहे हैं। हम किसी दूसरे की बताई हुई आइडेंटिटी पे नहीं चल पा रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पर हम नीति निर्माण कर रहे हैं अपने सुख के लिए। अपने आप को ऊपर जो हमें प्रतिभाग से जो रोका गया था, उस प्रतिभागिता को हम बढ़ाने की बात करते हैं। उस प्रतिभागिता को बढ़ाएंगे किस बेसिस पर, हम अपनी खुद की आइडेंटिटी के बेसिस पर बढ़ाएंगे। इसीलिए क्या है, ये जो उत्तर सत्य है, उत्तर सत्य हमारे लिए क्या होगा, सुखद होगा राजनीतिक साधन के तौर पर जब हम उस चीज को यूज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हाँ, कंडीशन की जब मैंने बात करी थी, जो आधुनिक दौर में आपको कंडीशनिंग, आपको मेंटली तौर पर आपको कंडीशन कर दिया गया था कि आप क्या है, ये दूसरे लोग आपको बता रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उस चीज को चेंज करने की बात की गई है। ठीक है, पावर स्ट्रक्चर को जब चेंज किया जाएगा, अब यहां पर एक चीज आती है, पावर स्ट्रक्चर। जब पावर स्ट्रक्चर आधुनिकता के तौर पर पावर स्ट्रक्चर जब बने हुए थे, उन पावर स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे यहां पर किस तरह से, राजनीतिक साधन के रूप में आकर। पावर स्ट्रक्चर जब चेंज होगा राजनीतिक साधन के तौर पर, जब हम अपनी पोस्ट उसको यूज कर रहे हैं, तो हम जब साधन पे बन जाएंगे तो हम उस पावर स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। वो चेंज करने से क्या होगा, पावर स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो जो एक वर्ग जो दूसरे वर्ग का शोषण कर पा रहा था, वो शोषण करना नहीं कर पाएगा। यानी हमारा जो शोषण कर रहा था, वंचितों का शोषण कौन कर रहा था, पावर स्ट्रक्चर को यूज करके, वो पावर स्ट्रक्चर चेंज होगा, और चेंज होने से क्या होगा, समाज में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। इसी के साथ मैं वक्तव्य समाप्त करता हूं। सदन में 1 मिनट का सामान्य समय। सदन में नेता विपक्ष अपने वक्तव्य के साथ आमंत्रित हैं।
3, 2, 1। सभा की गरिमा को नमन करते हुए माननीय निर्णायक मंडल की अनुमति से जो आज का हमारा प्रस्तुत विषय है कि उत्तर आधुनिकता के दौर में वंचितों का यह सदन उत्तर सत्य को राजनीतिक साधन के रूप में उपयोग करने को सुखद मानता है कि पुरजोर विपक्ष में। महोदय, हम जब देखते हैं कि हमारा प्रतिपक्ष आता है तो ये प्रस्तुत शब्दों की बहुत संकीर्ण रूप से उनकी परिभाषा रखता है और वर्तमान संदर्भ से उन्हें एलिनेट या एब्स्ट्रैक्ट करके हमें दिखाने की कोशिश करता है, जिसके वास्तविक अर्थ को हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम बात उत्तर आधुनिकता की करते हैं तो हम वो विशेष दौर में जी रहे हैं जिसमें विवेचना की स्थापित वस्तुनिष्ठ लीनियर प्रक्रिया को अप्रासंगिक मानते हुए समाज में व्याप्त शक्ति संरचना को ज्ञान मीमांसा की प्रक्रिया में भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत विषय की विवेचना करेंगे। अब जब उत्तर सत्य को हम यहाँ पे ला रहे तो उत्तर सत्य अपने आप में जो उत्तर आधुनिकता है उसका पर्याय नहीं है। उत्तर सत्य का अपना एक संदर्भ है जिसे ध्यान में लाने की आवश्यकता है। उत्तर सत्य वो परिस्थिति है जिसमें सत्य को डीलेजिटिमाइज कर दिया जाता है, उसके साथ साथ जो उसके एसोसिएटेड कंसेप्शंस हैं जैसे तार्किकता यानी रैशनैलिटी, तथ्य यानी फैक्ट, इन सब को नकारते हुए पॉपुलर ग्रीवांस यानी प्रचलित कुंठा को केंद्र में रखते हुए दृष्टिकोण का निर्माण किया जाता है, वो पोस्ट ट्रुथ समय है। और वर्तमान संदर्भ में महोदय हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं? यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक प्रचलित कथन कि जो तथ्य और तार्किकता केवल वामपंथ की पोथी है उसे बताते हैं और अपने द्वारा प्रयुक्त असत्य कथनों को उससे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वहां पे पोस्ट ट्रुथ की अवधारणा निर्मित होकर हमारे समक्ष आती है। अब महोदय इसकी वैश्विक प्रासंगिकता क्या है? यानी महोदय इसकी वैश्विक प्रासंगिकता को हम वर्तमान परिस्थिति में देख सकते हैं। विश्व भर में प्रतिक्रियात्मक दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट लीडर्स का आज उभार हो रहा है और इसका उदाहरण हम बोरिस जॉनसन के ब्रेक्सिट के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिकन के खिलाफ जो उनके प्रतिबंध आ रहे हैं उनका, या भारत में नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदू बहुसंख्यकवाद के रूप में, या फिर पुतिन द्वारा रशिया की इंपेरियलिज्म की दृष्टि से जिसे दिखाया जाता है और उसे जस्टिफाई करने के लिए जिन लेजेंड्स और मिथ्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो पोस्ट ट्रुथ का आधार है। और जनता के द्वारा जो बहुसंख्यक वर्ग में भावनात्मक ग्रीवांस एवं उनके प्रेजुडिसेस को इमीडिएटली अपील करने के लिए जो प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, वो पोस्ट ट्रुथ का यहाँ पे टूल है। यहाँ पे जिस राजनीतिक साधन की बात करते हैं हमारा प्रतिपक्ष उसे कहता है नीति निर्माण में आने की बात, लेकिन नीति निर्माण में उस राजनीतिक साधन का इस्तेमाल करके कौन आ रहा है और किससे आ रहा है? वो बहुसंख्यक शक्ति संपन्न वर्ग आ रहा है, वो पॉपुलिस्ट राइट विंग लीडर्स आ रहे हैं और वो पोस्ट ट्रुथ का इस्तेमाल करके आ रहे हैं, जिसकी आज हम क्या उसे सुखद मानते हैं या नहीं? हम उसे दुखद मानते हैं महोदय, क्योंकि जब आप फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं तो आप समाज में पोलराइजेशन ला रहे हो। जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल इश्यूज है आप उनसे ध्यान भटका के उन्हें इमोटिव इश्यूज के अंदर, भावनात्मक इश्यूज के अंदर केंद्र में ला रहे हैं, जहां से उनके जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो रियल नीड्स है वो पीछे रह जा रही हैं। अब महोदय हम यहाँ पे क्यों मानते हैं? वंचित होने के नाते हम समाज का वो वर्ग है जो मार्जिनलाइज्ड है, संसाधनहीन है, सोशल कैपिटल से वंचित है एवं जिसके उत्पीड़न का एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य और एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। हमारे साथ जो वंचना का या उत्पीड़न का जो इतिहास है वो एक तथ्य है, वो एक इतिहास का तथ्य है जिसे साक्ष्यों के आधार पर हमने रिकॉर्ड किया, हमने फील किया है। आज जब आप पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में जी रहे हैं और उसको भी नकार दिया जाता है या उस इतिहास के ऊपर एक सवाल लगा दिया जाता है कि ये वास्तव में ऐसा हुआ था और जिन्होंने हमारा शोषण किया है वो कह रहे हैं कि एक्चुअली आपका कभी शोषण हुआ ही नहीं था, तब आपके पास क्या साधन है या क्या डिफेंसिव मैकेनिज्म है जब जहां आपको इससे बचाएंगे? आप कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर लेंगे, लेकिन क्या आइडेंटिटी केवल आप ही असर्ट करेंगे? यानी वंचित की आइडेंटिटी असर्ट करेंगे? जो मेजॉरिटी है, जो ऑपरेसर है, क्या वो अपनी आइडेंटिटी को असर्ट नहीं करेगा? हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं, अगर आज भारत में प्रधानमंत्री द्वारा या जो भारत की आज रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा कि हिंदू आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि एक्चुअली हमने कभी किसी का उत्पीड़न या कास्ट सिस्टम में नहीं किया था, हम खुद एक ऑपरेस्ड कम्युनिटी है जिसका मुस्लिम इन्वेडर्स द्वारा हमेशा शोषण किया जाता रहा है, और इसे फेक न्यूज जो पोस्ट ट्रुथ का सबसे बड़ा साधन है उसके द्वारा व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा प्रचारित किया जाता है। तो क्या आज वंचित कम्युनिटी उससे किसी तरीके का फायदा ले पा रहा है या ऐसी घटनाओं को सुखद मानेगा? उसके बाद हम महोदय हमें इस चीज के ऊपर देना होगा कि ये जो डिनायल ऑफ हिस्टोरी, जो हमारे हिस्टोरिकल परसिक्यूशन का डिनायल है वो केवल भारत में नहीं हुआ, उसे हम दूसरे देशों में देखते हैं। यूएस में जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट मेल एग्रीमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हुए सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि जो व्हाइट्स हैं वो वास्तव में सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी है यूरोप में, क्योंकि उनकी जॉब्स जा रही हैं, जबकि वास्तव में उनका खुद का परसिक्यूशन का एक इतिहास है कि रेशियल लाइंस में, नस्लीय आधारों पे कैसे उन्होंने ब्लैक्स का और इमिग्रेंट्स का शोषण किया है उसको डिनाई कर दिया जाता है और यहाँ पे एक नए सत्य की स्थापना कर दी जाती है। और इस तथ्य को किस आधार पर स्थापित किया जा रहा है? क्योंकि पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में आप तथ्यों और साक्ष्यों को नकार दे रहे हो तो सत्य की स्थापना का कोई तो आधार होना चाहिए। वो आधार आप प्रचलित कुंठा के आधार पे कर रहे हो, लोगों की जो इमीडिएट प्रेजुडिसेस है और इमोशंस है आप उनको अपील करके उस सत्य की स्थापना कर रहे हो। और अगर ये पोस्ट ट्रुथ में सत्य स्थापना का अगर ये प्रक्रिया बन गया तो इसको सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल कर पाएगा? इसको सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल कर पाएगा जो ऑलरेडी शक्ति संरचना में स्थापित है, जिसके पास सोशल कैपिटल प्राप्त है, जिसके पास राजनीतिक शक्ति प्राप्त है।
महोदय ये कहते हैं कि नीति निर्माण में हम पावर स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे और पावर स्ट्रक्चर में बदलाव लाएंगे, यानी कि आप स्वयं मान के जाते हैं पावर स्ट्रक्चर समाज में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और अगर पावर स्ट्रक्चर समाज में हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो इस पोस्ट ट्रुथ में ट्रुथ को डिफाइन करने वाली एंटिटी भी हमेशा वही पावर स्ट्रक्चर होगी, और ऐसी स्थिति में जो नए सत्यों का निर्माण होगा वो भी स्ट्रक्चर करेगा, यानी वंचित हमेशा इस वंचना की स्थिति में फंसे रहेंगे। अब महोदय जब हम यहाँ पे कहते हैं कि हम पोस्ट ट्रुथ में है, यानी कि हम ट्रुथ को साक्ष्यों और तथ्यों से हटा देते हैं और मानते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं होता और साक्ष्य नहीं होता, तो हम एक हक्सेलियन विश्व की परिकल्पना की ओर जा रहे हैं। हक्सेलियन विश्व की परिकल्पना क्या है महोदय? हक्सेलियन विश्व की परिकल्पना यह है कि हम एक ऐसे विश्व को जी रहे हैं जहां पे सरकार या शक्ति संरचना द्वारा इतना इंफॉर्मेशन आपके पास केंद्रित कर दिया जाएगा कि सही या गलत क्या है आप उसका निर्णय नहीं ले पाएंगे, जो कि वास्तव में पोस्ट ट्रुथ का वास्तविक प्रतिबिंब है। सही और गलत का जब आप निर्णय नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने स्वयं मान लिया कि कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य या तथ्य हमारे पास है नहीं, और ऐसी स्थिति में जो समाज, जो सरकार चाहेगी, शक्ति व्यवस्था चाहेगी, वो सत्य हमेशा असत्य कभी सामने नहीं आ पाएगा। उनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनका जो परसिक्यूशन है, शोषण है, वो कभी सामने नहीं आ पाएगा। इससे क्या है, स्टेटस क्यो बना रहेगा। हम एक वंचित होने के नाते हम चाहते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बदलाव आए, उसमें चेंज आए, वो चेंज कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि स्टेटस क्यो की गलतियों और खामियों को आप कभी उजागर ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा महोदय, हम किस तरीके से जो वंचित कम्युनिटी है उनका नेगेटिव पोर्ट्रेयल होता है उत्तर सत्य के समय में। उनका नेगेटिव पोर्ट्रेयल इस तरीके से होता है कि जिस तरीके से इमिग्रेंट्स को ब्लेम किया जाता है, जैसे ब्रिटेन में इमिग्रेंट्स को ब्लेम किया जाता है कि उनके देश में जितनी दिक्कतें हो रही हैं वो इसलिए हो रही है कि बाहर से आने वाले लोगों के कारण हो रहा है, और उनकी अपनी नव उदारवादी नीतियां, उनके अपने क्लास डिविजन, उसका कोई उसमें रोल ही नहीं है। और ये एक पोस्ट ट्रुथ है क्योंकि इसमें जो वंचित वर्ग है वो कभी अपना साइड रख ही नहीं पाएगा, या वो अपने साइड है क्योंकि उसके तथ्यों को नकार दिया जाता है ये कह के कि ये लेफ्टिस्ट या वोक प्रोपेगेंडा है। जब महोदय उत्तर सत्य का मूल भावना वोक और अनवोक के डिफरेंस से शुरू होता है, जब मान लिया जाता है कि जो ऑप्रेस्ड क्लास की जितनी पीड़ाएं हैं या उनकी जो मांगे हैं वो एक वोक मेजर्स हैं, यानी कि वो अपने आप में रिड्रेसल के लिए लायक नहीं है, वो केवल एक दृष्टिकोण है सत्य का। क्या वंचित कम्युनिटी होने के नाते, वंचित समाज होने के नाते हम मानते हैं कि हमारा जो उत्पीड़न हुआ वो केवल सत्य का एक दृष्टिकोण मात्र है? क्या उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है? और ये ऐसी स्थिति में जो महोदय फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, ये दलित चेतना है, नारी विमर्श है, एलजीबीटीक्यू राइट्स है, उनके ऊपर सवाल उठ जाएगा। हमारा प्रतिपक्ष महोदय यहाँ पे एलजीबीटीक्यू राइट्स की बात करता है कि हम सब अपने आइडेंटिटी को एसर्ट करेंगे। हम अपने आइडेंटिटी को किस आधार पर एसर्ट कर रहे हैं कि जेंडर फ्लूइडिटी है। जेंडर फ्लूइडिटी होना या कि एक स्थापित जेंडर नहीं है, या सेक्स के आधार पर दो ही जेंडर होंगे नहीं है, ये तथ्य है, ये सत्य है। लेकिन पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में महोदय ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि जेंडर फ्लूइडिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, केवल बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर दो सेक्स होते हैं और बाकी सब मिथ्या है। ऐसी स्थिति में आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और खासकर जब ऐसा तबका जो उसमें नहीं मानता है वो समाज में अधिकांश वर्ग में स्थापित होगा और शक्ति संपन्न होगा। इसके बाद महोदय हमें यहाँ पे बात करनी होगी कि किस तरीके से ग्रेवाइंसेस का डीलेजिटिमाइजेशन किया जाता है, उनको अप्रासंगिक बता दिया जाता है नए तथ्यों का मैन्युफैक्चरिंग करके। नॉम चॉम्स्की महोदय मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट की बात करते हैं, जिसमें नव उदारवादी चेतना और शक्तियों द्वारा समाज में जो स्थापित ग्रेवाइंसेस है उनको हटाकर उनके खिलाफ नई दूसरी चीजें लाई जाती हैं। धन्यवाद। अपने वास्तव के साथ आमंत्रित है। सभी को पूर्णतः शब्द इन दो एक ही गति के साथ शुरू कर दीजिए। अच्छा, सदनिर्णायक मंडली को मेरा सादर 3, 2, 1 सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर प्रस्तावित विषय कि उत्तर आधुनिकता के दौर में वंचितों का जो यह सदन है, ये उत्तर सत्य को राजनीतिक साधन के रूप में प्रयोग करने को सुखद मानता है। प्रतिपक्ष के साथ ही आते हैं, कहते हैं कि शक्ति संरचना को तो पहले तो वो स्वतः स्वीकार करके जाते हैं, लेकिन शक्ति संरचना को समाप्त करने का उपाय उनकी पूरी की स्पीच में नहीं आ पाता है। ये हमें समझना जरूरी है। वंचित वर्गों में मानते हैं कि आप सत्य को जो है वो प्रचलित कुंठा के आधार पर जो है वो दर्शाया जा रहा है, यानी कि जो पॉपुलर रोशन है, पॉपुलिस्ट रोशन है, उसके आधार पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में जो
जो सत्य प्रस्तुत होता है, पहली बात तो वो सत्य अपने आप में सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो अपने आप में असर्ट करता है, रिवील करता है। और दूसरी बात, प्रचलित कुंठा जो आधुनिकता के समय पे व्याप्त थी, उसको समाप्त करने के लिए उत्तर आधुनिकता में प्रयास किए गए। क्योंकि आधुनिकतावाद जो है वो किस पर कार्य कर रहा था? आधुनिकतावाद की जो संस्कृति है पूरी तरह से काम कर रही थी कस्टमरी मोरालिटी पर, यानी कि जो प्रथागत नैतिकता है, यानी कि जो नैतिकता वंचितों के लिए निर्धारित कर दी गई है, जो उन्हें सोशली लेजिटिमाइज किया गया, जिस तरीके से उस जो सोशल वैल्यूज है, जो अपने आप में मोरल वैल्यूज है, उनको जिस तरीके से लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई है समाज में, वो अपने आप में सोशल लेजिटिमेसी को दर्शाता है। और वो आज भी प्रचलित क्यों है? क्योंकि पॉपुलर नोशन है। अपने आप में जो पावर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको चैलेंज करना जरूरी है। और पावर स्ट्रक्चर्स ये बोल के जाते हैं आप समाप्त नहीं कर सकते, हम पावर स्ट्रक्चर्स में अपनी स्थिति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य वंचितों के सदन में। वंचितों के सदन में जितनी भी बात करके चाहते हैं विचारधाराओं की, उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाता। जबकि हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि सबसे पहले तो हम अपने आप में जो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हमें जो डिप्राइव्ड किया गया रिसोर्सेज से, पहली बात तो रिसोर्सेज प्राप्त करें, फिर उसके पश्चात अपना हित करें। दूसरी बात ये करके जाते हैं, ऐतिहासिक वंचना झेलने को मिली है, तो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म की स्थिति आप कैसे पैदा करेंगे समाज में? जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पोस्ट ट्रूथ पैदा कर रहा है राजनीतिक साधन के रूप में, वो आप कैसे पैदा करेंगे? ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं करके जाते हैं। ये कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे डेवलप करेंगे? अपनी आइडेंटिटी को रिवील करके, अपने ट्रूथ को एक्सेप्टेंस देके। क्योंकि ये बात करके जाते हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की, वो जेंडर फ्लूइड कम्युनिटी है, और जेंडर फ्लूइडिटी पहली बात तो ये स्वीकार करके जाते हैं। दूसरी बात, उसको रिवील कैसे करेंगे? तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विचार है। कई देशों में कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट जैसा विचार, जो अपने आप में उस जेंडर फ्लूइडिटी को रिवील करने की कोशिश करता है, वो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये है, फेक न्यूज के द्वारा वंचितों को भटकाया जा रहा है। अब आप अपने सत्य की पहचान करेंगे कैसे? आप अपने सत्य की पहचान करेंगे, इसके लिए एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल जो होगा अपने आप में इंट्रोवर्टिव होगा, और उस इंट्रोवर्टिव के द्वारा आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, जो आपका सेल्फ है, जो आपका आत्म तत्व है, उसको आप अभिव्यक्त कर पाएंगे। ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। ये कहते हैं कि सत्य की स्थापना का आधार पॉपुलिस्ट नोशन है। हमने पूरी वाद विवाद में स्पष्ट किया है कि सत्य की स्थापना का आधार पॉपुलिस्ट नोशन को समाप्त करना है, जो पॉपुलिस्ट नोशन पहले से मॉडर्निज्म के एज में बन चुका है, उसको समाप्त करना उद्देश्य है। ये कहते हैं कि सही या गलत का निर्णय आप कैसे करेंगे, तो वो भी हम स्पष्ट कर चुके हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल जो होगा वो इंट्रोवर्टिव होगा, उसका आधार स्वयं व्यक्ति होगा, ना कि कोई बाहरी सत्ता। वो बाहरी सत्ता निर्धारित नहीं करेगी कि मेरा हित क्या है, मेरा हित और अहित मैं स्वयं निर्धारित करूंगा। ये समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं स्टेटस कोइज्म को कैसे मेंटेन करेंगे? स्टेटस कोइज्म पोस्ट मॉडर्निज्म के एज में बनाकर किसने रखा है? जो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो प्रिविलेज्ड क्लास है, जो अपने आप में उस पावर स्ट्रक्चर्स में अपर लेवल पर बनी हुई है, उसने क्या किया है? उसने अपने आप को उस कस्टमरी मोरालिटी को निर्धारित किया हुआ, जिसके आधार पर वो शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है वंचितों के सदन में? रिफ्लेक्टिव मोरालिटी को बढ़ावा देना, यानी कि चिंतनशील नैतिकता। जो नैतिकता हमेशा व्यक्ति विशेष के अनुसार परिवर्तित होती है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेंजेबल होती है वो मोरालिटी, और हर किसी के लिए अपनी अलग अलग होती है। ये समझने की जरूरत है। और ये कहते हैं कि जो नेगेटिवली उन्हें पोर्ट्रे की जाने की कोशिश की जा रही है, तो इस छवि को तोड़ने के लिए आपको अपने आप में एक डिफेंस मैकेनिज्म तो पैदा करना ही होगा ना। और पोस्ट ट्रूथ के रूप में जब आप उस पोस्ट ट्रूथ को स्वीकार करते हुए उसे एक राजनीतिक साधन के रूप में प्रयुक्त करेंगे। राजनीतिक साधन के रूप में आशय क्या है हमारा? राजनीतिक साधन के रूप में आशय है कि जो सोशल इंटरेक्शन है उसको बढ़ावा देना। सबसे पहले तो अपने सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं उनको तोड़ने के कार्य करना राजनीतिक साधन के रूप में, जैसा कि कई व्यक्तियों ने किया भी है। आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तित्व अपने आप में क्या कर रहे हैं? जो पहले से बनी बनाई व्यवस्था आई है, जो पहले से उनके लिए जो है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ निर्धारित कर दिया गया, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लेजिटिमाइज कर दिया गया उसे सही तरीके से, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार का प्रयास जो है भारत जैसे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। उन्होंने अपने समाज में जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको परिवर्तित करने के लिए क्या किया? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर बल दिया। ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट देता है? ये तो इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट हुआ, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब आपको पॉलिटिकली नॉलेज प्राप्त होती है, जब आप अपने अधिकारों से जो है अपने अधिकारों से परिचित होते हैं और उसके आधार पर आप निर्णय लेने की क्षमता से युक्त होते हैं। दूसरी बात ये बात करके जाते हैं कि अब देखिए कस्टमरी मोरालिटी जो है निर्धारित करके जा रहे हैं वंचितों के शोषण का आधार क्या है? वो शोषण का आधार है कि उन्हें हमेशा इस कस्टमरी मोरालिटी में सूडो सेटिस्फेक्शन की एज में रखा गया है कि आपके हितों की बात तो की जा रही है लेकिन वो हित प्रतिपूरित नहीं हो रहे हैं। और वो सूडो सेटिस्फेक्शन में रखने का काम किसने किया है? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो प्रिविलेज्ड क्लास है, उस प्रिविलेज्ड क्लास ने हमेशा इन्हें सूडो सेटिस्फेक्शन में रखा है ताकि अपने हितों की पूर्ति कर सके। और उस सूडो सेटिस्फेक्शन की लेयर को वो अपने आप में जो उनकी ग्लास सीलिंग कर दी गई है, विशेष रूप से स्त्री वर्ग की और दलित वर्ग की, उन्हें यह एहसास कराया गया कि वो उन क्षमताओं से युक्त नहीं है, वो मनुष्य ही नहीं है। इस तरह की भावनाओं से उन्हें युक्त जब कर दिया गया है तो उससे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले बात तो वो जो ग्लास सीलिंग कर दी गई है, जो अपने आप एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और जो उन्हें एक तरीके से एहसास दिलाया गया, सूडो सेटिस्फेक्शन में रखा गया, उसके खिलाफ वो विरोध करें। और वो विरोध कब करेंगे? जब उन्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त होगी, क्योंकि सत्ता के माध्यम से समाज, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में सबसे व्यापक परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं वैश्विक इतिहास के संदर्भ में।
दूसरी बात, जो आधुनिकतावाद की जो संरचना बनी हुई है कि जो इलीट क्लास है उसने सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो प्रिविलेज बनी है वो इसी तरह से बनी है क्योंकि उसने अपने मूल्यों को स्थापित करवाने में योगदान दिया है। उसने अपने मूल्यों को सामाजिक स्तर पर स्वीकृति प्रदान की, जिसे हम सोशल लेजिटिमेसी कह सकते हैं, वो चीज उन्होंने किया है। और ये हमने समझाया कि पोस्ट मॉडर्निज्म की एज में हर किसी का अपना एक सत्य है, उस सत्य को स्वीकार करने की स्वतंत्रता उस व्यक्ति के पास है, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल उसके पास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि उत्तर आधुनिकता के दौर में शोषण का एक आधार क्या रहा है कि जो वस्तुनिष्ठ सत्य है उसको क्या बनाया गया, बेस बनाया गया, आधार बनाया गया। और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जैसे कि धर्म, जैसे कि समाज, जैसे कि अपने आप में जो सामाजिक मूल्य है, उनको क्या बनाया गया, सुपर स्ट्रक्चर्स बनाया गया, अधिसंरचना बनाई गई है जिसके माध्यम से उस बेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो पहली बात तो उसको चुनौती देने के लिए आपको बेस को खत्म करना जरूरी है, और जो ये सुपर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको रिवर्स करना जरूरी है, उन सुपर स्ट्रक्चर्स को अपने पक्ष में लाना जरूरी है ताकि आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऑपरेसर की आइडेंटिटी पहले से असर्ट है। अब सबसे ये कह के जाते हैं कि ऑपरेसर की आइडेंटिटी तो असर्ट नहीं हो पाई है, ऑपरेसर ने अपनी आइडेंटिटी पहले से असर्ट की है और उस आइडेंटिटी को सोशल लेवल पर उसे क्या किया, लेजिटिमाइज किया है। यानी उसने जो मॉरल वैल्यूज पहले से अपना रखे हैं उनको लेजिटिमाइज करने की कोशिश उसने की है। और हमारी आइडेंटिटी अब तक इसलिए रिवील नहीं हो पाई है क्योंकि हमें अब तक उस हिस्टोरिकली बैकवर्ड क्लास में माना गया है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें अपने इतिहास को एक तरीके से एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी को। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतिहास में जो आइडेंटिटी हमने एक्सेप्ट नहीं की थी, जो एक्सेप्टेंस का जो भाव नहीं था हमें, उसे उत्तर आधुनिकतावाद के युग में एक्सेप्ट कराना जरूरी है। और सोशल लेजिटिमेसी जो बनी हुई है धर्म के रूप में, सामाजिक मूल्यों के रूप में, राज्य के रूप में, इन्हें समाप्त कब किया जाएगा, जब आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, जब आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देंगे, जब आप सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देंगे। कहीं ना कहीं वो जो सोशल इंटरेक्शन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिकली जो आपको एक तरीके से प्रोडक्शन करने की जो आजादी मिलती है उत्तर आधुनिकतावाद के युग में, जब आप अपने पोस्ट ट्रुथ को स्वीकार करते हैं, वो स्वतंत्रता जो है वो वंचितों को इनके बाहर में नहीं मिल पाती है। और सबसे महत्वपूर्ण सुखद का सीधा सा अर्थ है, सुखद हमने क्यों कहा है, सुखद का सीधा अर्थ है कि समाजशास्त्रीय रूप में और मनोवैज्ञानिक रूप में जो मानवीय चेतना को संतृप्त करे वह सुखद है और उस स्थिति को पैदा करे जिसमें कोई अपने आप को, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनेबल जो है स्टैंड में ना रहे। वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बड़े गर्व के साथ जो है स्वीकार करे और उसके आधार पर अपना विकास करे। इसी के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सदन में उपनेता विपक्ष आमंत्रित है। मेरी आवाज आप सब तक क्लियर है? जी जी जी। 3, 2, 1 शुरू। सबसे पहले पक्ष आता है। पक्ष एक शक्ति संरचना की बात करता है और वो कहता है कि आप शक्ति संरचना को खत्म कैसे करेंगे, वो बात चलते जाता है। हम ये कहते हैं कि जो शक्ति संरचना है, सबसे पहले आप शक्ति संरचना को ला रहे हो जो पक्ष के पहली स्पीच में लाया गया था, यानी कि सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म जो एक पूरी की पूरी चीज है उसके खिलाफ है ये चीज। आप संरचना को मान रहे हो, यानी कि आप पोस्ट मॉडर्निज्म को ही डिनाई कर रहे हो। पोस्ट मॉडर्निज्म के हैंड टू हैंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म चलता है, यानी कि आप एक शक्ति संरचना में भरोसा कर रहे हो, आप एक शक्ति संरचना के अंदर जाकर के अपने राजनीतिक नीति बना रहे हो, राजनीतिक लॉज बना रहे हो, यानी कि आप एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हो। आप ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो एक पोस्ट मॉडर्निज्म का एक बेसिक आइडिया है उसी को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज आती है कि आप एक सेल्फ आइडेंटिटी की बात कर रही हो। सेल्फ आइडेंटिटी को आपने पाने के लिए सबसे पहले क्या बात बताया था कि एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा, उसके थ्रू हम सारे के सारे लोग सेल्फ आइडेंटिटी को ले पाएंगे। और कभी कहते हैं कि हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा तो सेल्फ आइडेंटिटी आएगी, सेल्फ आइडेंटिटी आएगी तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आएगा। ये एक साइकिल बना देते हैं। इस साइकिल का आप गोल कहां से लाते हैं कि इस साइकिल को आप डिराइव कहां से करोगे, तो आप पॉलिटिकल नॉलेज से करोगे। पॉलिटिकल नॉलेज को लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है? पॉलिटिकल नॉलेज को तो एक तरीके से पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में जब आप रीजनिंग इन सबको जब खत्म कर दे रहे हो, तो जो आपको जो पॉलिटिकल नॉलेज मिल रहा है, क्या वो नॉलेज बिल्कुल सत्य है? इसका कोई गारंटी नहीं है ना। आज हम दलित है, हमारी दलित का जो एक कॉमन आइडेंटिटी है वो कहां से आती है? आज दलित का मोबिलाइजेशन जो हो रहा है किस चीज के बेसिस पे हो रहा है? हमारी एक हिस्ट्री के बेसिस पे हो रहा है। आज जब हमारी हिस्ट्री को मैन्युफैक्चर कर दिया जाए, हमारी हिस्ट्री के तथ्यों को बोल दिया जाए कि ये चीज नहीं है, वो कुछ और थी, तो हम क्या करेंगे? हमें जो एक पॉलिटिकल नॉलेज मिली थी वो पॉलिटिकल नॉलेज हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो हमारा कोई मोबिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज वो कह के जाते हैं कि वो पॉपुलर नोशन को वो डिनाई करके जाते हैं कि नहीं, पॉपुलर नोशन के बेसिस पे सत्य डिटरमाइन नहीं होता है। तो जो पोस्ट ट्रूथ
ट्रुथ वर्ल्ड है, हर एक का अलग अलग सत्य है, लेकिन हर एक के अलग सत्य का एक डिटरमाइनिंग फैक्टर भी तो होना चाहिए ना, कि मैं कुछ भी सोचूंगा मेरा सत्य नहीं हो सकता। मेरे पास एक कुछ सर्टेन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होने चाहिए जो कि मेरा सत्य डिटरमाइन करते हैं, जो हमने बताया कि वो हमारे क्या है। मेरा जो स्टीरियोटाइप है, अगर मैं सब कुछ को कहूंगा कि नहीं ये भी सत्य नहीं है वो भी सत्य नहीं है, तो एक साइकोलॉजिकली मैं क्या चाहूंगा कि जो मेरा स्टीरियोटाइप है वो मुझे सबसे पहले दिखेगा, मैं उसको सत्य मानूंगा, जो कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो पॉलिटिकल जब एक तरीके से आप पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में जाते हो, जो आपका जो पॉपुलराइजेशन है वो आपको सबसे पहले ट्रुथ दिखेगा। और जब पॉपुलराइजेशन की बात करते हैं, तो जब एक पावर स्ट्रक्चर हमेशा एक्ट करता रहा है सोसाइटी में, आप पावर स्ट्रक्चर को कभी डिनाई नहीं कर सकते। हमेशा एक आज हम वंचितों के सदन में हैं, तो हम इस चीज को ऑब्वियसली एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे ऊपर एक हायर क्लास रहा है जिसने हमारा हमेशा शोषण किया है और वो अभी तक कर रहा है। और अगर हम एक आइडेंटिटी को अगर हम सबके सामने रख रहे हैं, तो जब आइडेंटिटी को हम रखेंगे तो हम किसे चैलेंज कर रहे हैं? जो हमारे ऊपर जो एक एंटिटी बैठी हुई है, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी के अलावा हम भी अपनी आइडेंटिटी सप्रेस करते हैं। तो क्या जो अपर क्लास है वो अपनी आइडेंटिटी को दोबारा रिअपील करने के लिए हमारी आइडेंटिटी को सप्रेस करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो हमेशा से यही करते आए हैं। तो अगर हम साइंटिफिक और हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिटा देंगे तो हमारे पास तो एक बेसिस नहीं बचेगा कि हम अपनी आइडेंटिटी को रिपील कर पाए। आप क्या कह चाहते हैं कि आइडेंटिटी आएगी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आ जाएगा? अगर सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, सबका अलग अलग ट्रूथ है, तो सब लोग साथ कैसे आएंगे, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। आज आप पॉलिटिकल नीति बनाने के संदर्भ में हैं, आप पॉलिटिकल नीति कैसे बनाओगे? क्या मेरी आइडेंटिटी, मैं अपने आप को कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या मैं आज जाकर के राजनीतिक नीति बना सकता हूं? सबसे पहले बात राजनीति की हो रही है। राजनीति में मुझे एक पावर, एक ऊपर आना पड़ेगा, एक मोबिलाइजेशन लाना पड़ेगा। अगर मेरी आइडेंटिटी अलग है, इनकी आइडेंटिटी अलग है, तो क्या हम दोनों के बीच कोई कोइंसाइडिंग फैक्टर हो पाएगा कि हम दोनों एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं? तब हम इन चीजों पे आ पाएंगे और हम एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पे जा पाएंगे। और जब वह केस तब होगा जब ये चीज हो रही है। अगर सबसे बड़ा केस यह है कि जब आइडेंटिटी डिनायल की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक हमारे ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बैठा हुआ है जो हमारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, हमें सप्रेस कर रहा है। तो जब आइडेंटिटी डिनायल का सिचुएशन आएगा कि नहीं आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो अगर जब मुझे जब सारा का सारा बेस वो पॉलिटिकल नॉलेज बता करके जा रहे हैं कि वहीं से सारी चीजें डिराइव होगी, हमें चीजें पता चलेगी, जब उसको ही मैन्युफैक्चर कर दिया जाए, तो जब हमारी आइडेंटिटी को डिनाई कर दिया जाएगा, तो जब आइडेंटिटी डिनायल से हम गुजरेंगे तो मुझे कैसे पता कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? असली आइडेंटिटी भी तो हम अपने सोसाइटी से ही डिराइव करते हैं ना। तो जो सोशलाइजेशन जैसा हो रहा है उसी पे होगा। आज अगर वैश्विक उदाहरण में हम देखें, तो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहा है, आज अगर हमारे लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, हमारे कुछ डेटा देती है सरकार को कि इन लोगों का इस तरीके से शोषण हो रहा है, इस सरकार ने ये चीज किया है, तो सरकार क्या कहती है कि ये आज हम पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसका कोई डिनायल नहीं है, हम फैक्ट्स को नहीं मानते हैं। एक तरीके से हम उस वर्ल्ड में रहे हैं वेयर फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। अब ये स्टेटमेंट जब हमें दे दिया जाता है, वो उन चीजों को पूरे के पूरे तरीके से हमारे स्ट्रगल को, हमारे सर्वाइवल को, इन सबको जब डिनाई कर दिया जाता है, तब हम कैसे रह पाएंगे इस चीज में? उसके बाद फिर वो बात करके जाते हैं कि जो पावर स्ट्रक्चर है वो कभी जब पावर स्ट्रक्चर में आप जब घुसना चाहोगे तो उस चीज को आप कैसे मानोगे? अब दूसरी चीज आती है कि जब पोस्ट मॉडर्निज्म आता है, जो अब ये कई उदाहरण देकर के जाते हैं कि इतिहास में हमेशा आते रहे हैं, नेल्सन मंडेला, इन सब चीजों की बात करके जाते हैं। तो जो ऐतिहासिक ये सारे के सारे, चाहे रेनेसा हो, ये सारी चीजें हो, ये कब हुई थी? जब रैशनैलिटी आई थी, जब रीजनिंग का ट्रुथ आया था, तब उन चीजों का कारण जो सारा का सारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो पाया था। उनके पास क्या थी? वो सारा का सारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किस चीज के बेसिस पे हुआ था? एक कॉमन आइडेंटिटी के बेसिस पे हुआ था। चाहे आप कोई भी उदाहरण लेकर के देख लीजिए, चाहे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लीजिए, चाहे रशियन रिवॉल्यूशन देख लीजिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट देख लीजिए, सबके लिए एक कोई बेसिस था, एक कोई ग्राउंड था, एक कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ था, तब वो सारे के सारे मोबिलाइजेशन हो पाई थी। बिना उस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के कोई मोबिलाइजेशन हुआ ही नहीं था। आज वो चीज हो जाती है। उसके बाद फिर लोग क्या जाते हैं, एक स्यूडो सेटिस्फैक्शन क्रिएट किया जाता है, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन और एक तरीके से जो वंचित है, वंचितों को वंचित ही रखा जाता है। जो स्यूडो सेटिस्फैक्शन का पूरा मैकेनिज्म बनता कैसे है? स्यूडो सेटिस्फैक्शन का मैकेनिज्म तब बनता है जब हमें यह दिखाया जाता है कि जो आपके जो स्ट्रगल्स है एक्चुअली स्ट्रगल है ही नहीं।
आप तो बहुत अच्छे से रह रहे हो, आप एक तरीके से आप वंचित हो ही नहीं, बल्कि जो दूसरा क्लास है वह वंचित है आपसे, यानी कि आप तो ऊपर रह रहे हो। आपका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग जब हर एक इंसान की एक आइडेंटिटी तो नहीं हो सकती है, हर एक इंसान जो होता है एक सोसाइटी से आप एक वो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म दे करके जाते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी सेल्फ से डिराइव करेगा। लेकिन सेल्फ भी तो एक सोसाइटी का पार्ट है ना, मैं सोसाइटी से कंप्लीटली एलियनेट नहीं हो सकता। जब सोसाइटी का डिफरेंट फैक्टर्स मेरे पास आएंगे तो मेरे पास डिफरेंट आइडेंटिटी आएगी, मेरी सोशल आइडेंटिटी कुछ और हो सकती है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी कुछ और हो सकती है। तो जब इन सारे आइडेंटिटीज को मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास एक कोई ठोस आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब आज हमारे पास देख करके जाते हैं कि जो सोशल नॉर्म्स की बात करके जाते हैं कि हम सारे सोशल नॉर्म्स को तोड़ करके जाएंगे, तो हमें यह बताइए कि जब सोशल नॉर्म को तोड़ने के लिए आपको कोई एक बेसिस चाहिए ना, कि आज एक सोशल नॉर्म मेरे पास बना हुआ है, आज फॉर एग्जांपल जातिवाद है, जातिवाद को हम क्यों तोड़ेंगे, हमें क्यों चाहिए, हमें एक रीजनिंग चाहिए उस चीज को तोड़ने के लिए। जब वो रीजनिंग ही हमारे पास स्टेबल नहीं रह पाएगी तो सोशल नॉर्म को हम चैलेंज किस बेसिस पे करेंगे। उस सोशल नॉर्म को मैं अकेले चैलेंज नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से नहीं चेंज कर सकता, सबको एक कॉमन आइडेंटिटी में आकर के उस सोशल नॉर्म को चैलेंज करना पड़ेगा, तब हम वो चीज मिल पाएगी। आप एक लोकस ऑफ आइडेंटिटी की बात करके जाते हैं, आप कहते जाते हैं कि रेजिस्टेंस मैकेनिज्म कहाँ बनाएंगे हम, जो अगर हम वंचित हैं, हमारे पास क्या है, वंचित हम क्यों हैं, वंचित हम एक इकोनॉमिक बेसिस पे हैं, सोशल बेसिस पे हैं, ये सारे कैपिटल हमारे पास नहीं है। जब रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हम बनाएंगे तो हमारे खिलाफ एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बनेगा और वो हमारे ऊपर हमेशा ऑपरेट करेगा। धन्यवाद। सदन में प्रश्नोत्तरी के लिए 3 मिनट का समय रखा। कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। प्रश्नोत्तरी 5 मिनट की होगी। विपक्ष पक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। सदन के प्रथम नेता सदन में आमंत्रित। ठीक है।
महोदय, आप वंचितों की सदन में हैं। वंचितों का एक हिस्टोरिकल ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल वो हिस्टोरिकल ऑपरेशन हुआ है। ये उसी हिस्टोरिकल ऑपरेशन के बेसिस पर हमारी कॉमन आइडेंटिटी बनी है और उसी कॉमन आइडेंटिटी को हम यूज करके ये सब एक सत्य है। जी, एक सत्य आप समझना होगा कि जब हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य क्या है? सत्य ये वो एक सत्य है। हिस्टोरिकल ऑपरेशन हमारा एक सत्य है। हिस्टोरिकल ऑपरेशन एक सत्य है और उस सत्य के बेसिस पर ही हमारी कॉमन आइडेंटिटी बनी पोस्ट है। ट्रुथ में क्या सत्य होता है? पोस्ट ट्रुथ की जब हम बात करेंगे तो जब मैंने आपको बताया कि सत्य, जब हमारी बात हुई थी हमने बताया था पोस्ट ट्रुथ क्या है? वो ट्रुथ हमारा आइडेंटिटी के बेसिस पर होगा। सबका हमारी सबका आइडेंटिटी, अपना ट्रुथ होगा। सबका अपना अपना ट्रुथ होगा। हाँ, सब अपनी आइडेंटिटी अपने हिसाब से अपने जो फील करता है उस बेसिस पे पता है। यानी एक तबका होगा जिसका ट्रुथ ये होगा कि कोई हिस्टोरिकल ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। वो समझने क्या, वो जस्टिफाई क्यों नहीं हो पाएगा? यही बात हमें करनी है कि जब आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक तबका होगा जो ये असर्ट करेगा कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, हाँ। तो उसके अपोजिट में एक तबका ये भी होगा जो असर्ट करेगा कि जो ऑपरेशन हुआ है। अबे हम तो दोनों जस्टिफाइड हो जाएंगे। दोनों जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम राजनीतिक साधनों का उपयोग करके सत्ता में आ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ सकता है, हम राजनीतिक उस साधन का राजनीतिक, इस्तेमाल करके कोई भी अपना सत्य बोल के उसे राजनीतिक साधन का इस्तेमाल कर इसीलिए तो हम यूज करना चाहते हैं। देखिए विषय क्या कह रहा है, विषय का भार ये है कि हम उस पोस्ट का यूज करके राजनीतिक साधन के रूप में कर रहे हैं। जब हम राजनीतिक साधन के रूप में सत्ता में आते हैं तो उससे क्या होता है, जो ऑपरेसर है उत्तरपात, जो आपका ऑपरेसर है या जो समाज में एक दूसरा वर्ग है, वो भी हो तो इनका इस्तेमाल करेगा राजनीतिक साधनों के रूप में शक्ति में आने के लिए। अब समझने की आवश्यकता है कि वो जब उस चीज के लिए, उसी को रोकने के लिए, उस सामाजिक करण को रोकने के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करना पड़ेगा। तो वो उस आइडेंटिटी को करेगा। जब वो अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करेगा, उसके अपोजिट हम भी तो अपनी आइडेंटिटी समझने का, ये आप ये कह रहे और हमें लेके हैं, सुनिए, चलेगा। आप ये कह रहे हैं, आप एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है। हमें समझने की आवश्यकता है कि जो हम वंचित बैठे हैं, हमारा पास्ट में हमारे साथ जो है प्रतिभागिता को रोका गया है। उस प्रतिभागिता को रोकने के बेसिस पर हम एक कम्युनिटी जो हमने बनाई है। वंचित का क्या मतलब? 10 सेकंड नहीं उत्तरपात हो गया। वंचित से आप क्या समझते हैं? वंचित का, जैसे कि मैंने परिभाषा, हम दोनों ने परिभाषा दी थी, वंचित वो लोग हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से जिनकी प्रतिभागिता को रोका गया है। यानी आज हम समाज में कमजोर हैं। हाँ, इसीलिए वंचित है। आप जो कह रहे हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी असर्ट करेंगे, वो भी अपनी आइडेंटिटी असर्ट करेंगे, तो एक नैरेटिव्स का बैटल होगा। आप समझने नहीं होगा नहीं narratives का बैटल। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि जब आइडेंटिटी जब हम असर्ट करेंगे, असर्ट करने की बात ही क्यों आ रही है? दौर किस चीज का चल रहा है? ये दौर इसी चीज का चल रहा है जो पुरानी जो असर्टिवनेस है उसको, उसके ऊपर चैलेंज आ रहा है। धीरे धीरे जब ये चैलेंज जो बढ़ेगा तो जो हमारी असर्टिवनेस है वो बढ़ेगी। इस नैरेटिव बैटल को जीतेगा कौन? जो कमजोर है समाज में या जो शक्तिशाली है समाज में, जो साधन संपन्न है और बहुसंख्यक है? अब समझने की आवश्यकता है कि जब हम वंचित हैं, हमारी जो शक्ति है वो किस तरह से बढ़ेगी। जब हम किसी जो प्रॉपर पुरानी पावर स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज करेंगे। चैलेंज किस बेसिस पे कर रहे हैं? हमने बताया जो हमारी चेतना के बेसिस पे। आप कह रहे हैं रैशनैलिटी नहीं है। रैशनैलिटी का जो काउंटर है वो क्या है? एक मानवीय चेतना, जो कि हमारी खुद की जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, हम उस बेसिस पर उस चीजों क्या को, सिर्फ चेतना उस चीजों किसी पे पावर स्ट्रक्चर को तोड़ देगी? चेतना पावर स्ट्रक्चर को बिल्कुल तोड़ सकती है। पावर स्ट्रक्चर बिल्ड क्या करती है? समझने का, चेतना पावर स्ट्रक्चर को तोड़ेगी कैसे, ये बता। पावर स्ट्रक्चर बिल्ड क्या करती है? पावर स्ट्रक्चर बिल्ड क्या करती है? पावर पावर स्ट्रक्चर का मतलब पावर स्ट्रक्चर जो है समाज में डिवीजन क्रिएट करती है। डिवीजन रिसोर्सेज के बेसिस पे होता है। डिवीजन अलग अलग रिसोर्सेज के बेसिस पे भी हो सकता है, डिवीजन आइडेंटिटी के बेसिस पे भी क्रिएट किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा जैसी चीजें समाज में एग्जिस्ट करती हैं। प्रोपेगेंडा जैसी चीजें वो क्या हो रही है? प्रोपेगेंडा की चीजें कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? जो ऊपर पावर में बैठा हुआ है वो व्यक्ति एस्टैब्लिश कर रहा प्रोपेगेंडा है। को काउंटर कैसे करते हैं? प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जाएगा सत्य बताकर, जो कि सत्य पोस्ट ट्रुथ बताकर। होगा। क्या पोस्ट ट्रुथ कौन बताएगा? नहीं होता। पोस्ट ट्रुथ में सत्य कौन बताएगा? पोस्ट ट्रुथ में व्यक्ति सत्य बताएगा जो हम वंचित कितने हैं। व्यक्ति सत्य बताएंगे? हर व्यक्ति अपने और हिसाब उनके अगर म्यूचुअली विरोधी सत्य हैं, म्यूचुअली अपोजिंग सत्य है, तो किसका सत्य सही माना जाएगा? उसका सत्य सही माना जाएगा जो कि एक कम्युनिटी के बेसिस पर जिनके साथ गलत हुआ है पास्ट में, उसको प्रॉपर्ली आगे जो असर्ट किया जा रहा पास्ट को आप पता कैसे लगाओगे? उस पास्ट को पता लगाया जा रहा है जो हमारी आइडेंटिटी बनी हुई है। अब आप तो समझिए, हम वंचित बैठे हैं, यानी कि हमारी प्रॉपर कम्युनिटी बनी हुई है, सब वंचित हैं। सब लोगों के पास ये नॉलेज है कि हमारे साथ पास्ट में गलत हुआ है, यानी ऑब्जेक्टिव नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज एग्जिस्ट नहीं कर, ऑब्जेक्टिव तो नॉलेज और सब नॉलेज एग्जिस्ट कर रही सुन है। लीजिए, ऑब्जेक्टिव नॉलेज का अर्थ क्या है यहाँ पर है? जब हम बात करते हैं पोस्ट ट्रुथ की, तो पोस्ट ट्रुथ में आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी जो है, हमारा कहना है कि सुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव नॉलेज है या सब्जेक्टिव नॉलेज है वंचितों के बीच? वंचितों के बीच ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, सब्जेक्टिव नॉलेज है। वंचितों के बीच सब्जेक्टिव नॉलेज है और सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ सब्जेक्टिव आइडेंटिटी है। सब्जेक्टिव नॉलेज क्या है? अगर सब्जेक्टिव नॉलेज है वंचित ना माने तो क्या होगा? वंचित, देखिए समझने, वंचित खुद को वंचित ना माने तो उसमें
उसको रोका नहीं जा सकता। अब समझ नहीं आ सकता है क्या जो ये हमारे वंचित लिए सुखद है? आखिरी क्वेश्चन। यह अंतिम क्वेश्चन है, क्या ये हमारे लिए सुखद है कि वंचितों में से वंचना की चेतना का समाप्त हो जाना? आप समझ नहीं आ सकते हैं क्या सुखद क्या होता है। सुखद जैसे कि हमने बताया था, जो आपको अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने की ताकत देता है, आपको तृप्ति देता है। अगर कोई व्यक्ति जिसका पास्ट में हिस्टोरिकली उसके साथ शोषण हुआ है और वो स्वयं को आज के टाइम पे वंचित आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उन वंचितों का जो समूह बनेगा, वो समूह अपने आप में उस कलेक्टिवली पॉलिटिकली और सोशली मोबिलाइज करेगा चीजों को और आगे जाकर असर्ट करेगा अपनी उस आइडेंटिटी को। धन्यवाद। पक्ष विपक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। नेता विपक्ष आमंत्रित। दक्षिण पंथ क्या है? दक्षिण पंथ का मतलब होता है वो लोग जो एक कम्युनिटी के ग्रीवांसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। पुरातन पंथी भी राइट विंग के अंदर आ जाते हैं, जो मेजॉरिटेरियन है वो भी राइट विंग के अंदर आ जाते हैं, जो पॉपुलिस्ट हैं वो भी राइट विंग के अंदर आते हैं। पॉपुलिस्ट क्या होता है? पॉपुलिस्ट वो होते हैं जो लोक लुभावन की कोशिश करते हैं, यानी लोगों के अंदर जो इमीडिएट प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप और इमोशनल ग्रीवांस है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो पॉपुलिस्ट हैं। ग्रेवियंस क्या होता है? कुंठा, प्रचलित कुंठा। कुंठा का थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्या होता कुंठा का मतलब हो सकता है कि जिस प्रकार से अमेरिका का कॉन्टेक्स्ट संदर्भ लेते हैं, अमेरिका में आज व्हाइट्स अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि उनके पास जॉब्स जा रही हैं या वो उतने सक्सेसफुल नहीं है, तो उनके अंदर एक कुंठा है। वो इस कुंठा कुंठा कहाँ से का आ रही है? एक्सप्लॉइट कुंठा- करना ब्लैक्स को दोषी या कुंठा इमिग्रेंट्स कहाँ को से दोषी बनाने के कुंठा लिए। कहाँ से आ रही है? कुंठा उनके बीच में है, कहाँ से आ रही है? सामाजिक कुंठा का कोई सामाजिक परिस्थितियों से आ रही या है, वो इतिहास से कुंठा आ रही है? बिल्कुल आ सकती है। इतिहास से कुंठा आ रही है मतलब वो समझ रहे हैं कि इतिहास को जानते हैं, नॉलेज है उनके पास इतिहास की। देखिए, यहाँ पे हमें दो प्रकार की कुंठाओं को समझना होगा। एक वंचितों की कुंठा हो रही है जो उनके ऐतिहासिक शोषण के आधार मैं वंचितों की एक कुंठा की दूसरी बात कर रहा हूँ। कुंठा है। इस कुंठा को जो शोषक है उसके द्वारा प्रोपेगेंडा और पोस्ट के साधनों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा ये था, क्या जो वंचितों की कुंठा जो आप बोल रहे हैं ग्रीवियंसेस है, वो कुंठा इतिहास से आ रही है? इसका मतलब वंचितों को इतिहास की नॉलेज है? बिल्कुल है, हम मान रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है और शोषण का इतिहास वो एक सत्य है, जिस और सत्य को सत्य डिनाई नहीं। नहीं किया जा सकता और पोस्ट में वही किया जाने का कोशिश किया जा रहा है। वंचितों के रूप में आप ये मानते हैं आपका शोषण हुआ है? बिल्कुल आपके पास रैशनलिटी है? बिल्कुल है। आपके पास, आप खुद कहते हैं कि अगर हमारे पास रैशनल एबिलिटी नहीं है वंचितों के पास, फेक प्रोपेगेंडा से हम प्रभावित हो सकते हैं, या आपने अपने एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम रैशनल हैं और रैशनैलिटी यानी तथ्य और साक्ष्यों का आधार बनाएंगे, तब हम इन चीजों से अवगत रह पाएंगे। लेकिन शोषण के रूप में सुनिए, हम आपका उत्तर दे रहे हैं। हमने ऐसा क्यों कहा? हमने आपके तर्क का खंडन करने के लिए कहा कि जब उत्तर सत्य की दुनिया में रैशनैलिटी नहीं रहेगी, तब हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, हमारी चेतना का डिनायल होगा, हमारी हिस्ट्री का डिनायल होगा। आधुनिक दौर में रैशनैलिटी थी, उस समय शोषण हुआ, लोगों के पास रैशनैलिटी थी, तो क्या उस रैशनैलिटी के बेस, रैशनैलिटी होने के बाद भी शोषण हुआ है, तो उत्तर आधुनिक में रैशनैलिटी से जब रैशनैलिटी आप वापस लेना चाहते हैं तो उसका मतलब शोषण फिर भी होगा। उत्तर आधुनिकता में जो आप जिस रैशनैलिटी को डीलेजिटिमाइज करने की, पहले हम यहाँ उत्तर सत्य की बात कर रहे हैं। यहाँ मेरा पर प्रश्न जो- है, आप सब प्रश्न समझिए, मेरा प्रश्न आप अगर आपने बोला, रैशनैलिटी को डीलेजिटिमाइज कर देंगे तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका शोषण हो रहा है? उस रैशनैलिटी समय- में भी तो शोषण हो रहा था। तो लेकिन एटलीस्ट हमने आइडेंटिफाई किया हमारा शोषण हो रहा है और इसलिए हमने मेजर्स बिल्ड किया, हमने आंदोलन रैशनैलिटी, क्या रैशनैलिटी समाज में कुछ वर्ग प्रतिपादित करता है? क्यों जरूरी? देखिए, यहाँ पे रैशनैलिटी और फॉल्स कॉन्शियसनेस को हमें समझने की आवश्यकता है। रैशनैलिटी को हर व्यक्ति अपने तर्कों और तथ्यों के आधार पर इंकलकेट कर सकता हर है, व्यक्ति false अपने consciousness मतलब समाज में हमारे द्वारा रैशनैलिटी, स्थापित है। रैशनैलिटी हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग हो सकती है। जब हर रैशनैलिटी व्यक्ति अपने आप कर रहा है तो उसका मतलब अलग अलग हो सकती है। रैशनैलिटी तथ्यों और साक्ष्यों का आधार बनाती है जो वस्तुनिष्ठ होंगी। रैशनैलिटी वस्तुनिष्ठ होगी, जिन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार तथ्यों के बेसिस पर व्यक्ति अपने दिमाग में उस चीजों को इंटरप्रेट करेगा, हर व्यक्ति अपने तरीके से चीजों को अपने आप इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करेगा, मतलब रैशनैलिटी जो हर व्यक्ति की हुई अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे आपको वापस समझना होगा, जब तक वो रैशनैलिटी एस्टैब्लिश या ऑब्जेक्टिव तथ्यों और साक्ष्यों से डिराइव्ड हो रही है, तब अच्छा, तक वो अलग नहीं हो मतलब सकती। सब अगर किसी एक चीज वो जो ऑब्जेक्टिव है उससे मतलब सब्जेक्टिव चीज आ ही नहीं सकती। इंसान की इंडिविजुअलिटी है, हर व्यक्ति की चेतना शक्ति अलग अलग है। चेतना शक्ति का डिनायल भी हो सकता है। प्रश्न मेरा ये है, चेतना हर शक्ति व्यक्ति अलग में अलग चेतना है। होती है, लेकिन चेतना का एक एक्सरसाइजिंग होता है। उस चेतना- एक्सरसाइजिंग का डिनायल या उसका सबमिसिव वो अलग अलग होती है सबके अंदर। क्या? एक्सरसाइजिंग एबिलिटी चेतना की हर किसी की अलग 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 होती है। तो इसका मतलब आपके ऑब्जेक्टिव जो ट्रुथ से आप ले रहे हैं नॉलेज, क्या वो सब्जेक्टिव हो सकती है एंड में आगे? ऑब्जेक्टिव ट्रुथ से आप किस चीज का नॉलेज ले रहे हैं? जो भी आप कह रहे हैं, आप मैंने पूछा कि
आप कह रहे हैं कि जो रैशनैलिटी बना रहे हैं, रैशनैलिटी किस बेसिस से बना रहे थे आप? रैशनैलिटी देखिए, यहाँ पे हमें दो परिकल्पनाओं के आधार पर इस चीज को समझना होगा। अगर हम उत्तर सत्य से पहले के समय की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपनी तार्किकता और तथ्यों और तर्कों के आधार, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार तथ्य पर कौन बता रहा है? बनाया तथ्य कौन बता रहा है आपको? कौन बता रहा है? तथ्य एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट कौन करवा रहा है? कौन जो शक्ति में, जो शक्ति में है वो, पावर स्ट्रक्चर्स में जो शक्ति में बैठा है वही तथ्य बता रहा है। अगर तथ्य समाज में स्थापित है, स्थापित अगर किसने स्थापित किए कौन कर रहा हैं? है? आप तो वंचित है ना, आपकी स्थिति तो वंचित ठीक है। है, ठीक है, हाँ, बोले, बोले, बोले। तथ्य कोई स्थापित नहीं करता है, तथ्य हमेशा एग्जिस्ट करता है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपरेशन की तथ्य को को- आइडेंटिफाई करने के लिए। तथ्य को लेजिटिमाइज कौन करता है? तथ्य अपने आप में, तथ्य को हम लेजिटिमाइज करें, तथ्य का लेजिटिमेसी ही यही है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो सही है, जिसके आधार पर रैशनैलिटी डिराइव हो रही है। इंटरप्रेट कौन कर रहा है तथ्य को? तथ्य को सब इंटरप्रेट कर सकते हैं। सब इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब सबके अलग अलग, लास्ट क्वेश्चन है, सबके इंटरप्रिटेशन अलग अलग होंगे तो उसका मतलब सारी रैशनैलिटी अलग होगी। लेकिन एज लॉन्ग एज तथ्य साबित रहे, जैसे ब्लैक्स का शोषण होना तथ्य है, जैसे दलितों का शोषण होना तथ्य है, और जब तक वो रेफरेंस पॉइंट समाज में स्थापित रहेगा, आप अपने हमेशा इस शोषण के इतिहास का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रेड्रेसल मैकेनिज्म के लिए। लेकिन वो तथ्य ही समाज से हटा दिए जाएंगे तो आप अपने शोषण के रेड्रेसल किस आधार से मांगेंगे? ठीक है, धन्यवाद। विपक्ष पक्ष के वक्ता को प्रतिक्रिया के लिए आमंत्रित करें। समाज में हमेशा दो वर्ग बटे रहे हैं, शोषण का आधार ही है। शोषण का आधार ही है। शोषणकारी जो शोषणकारी व्यवस्था है उसमें एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हमेशा रहा है। बिल्कुल, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को डेवलप करने का उद्देश्य है। जब तक वंचितों में ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म की एबिलिटी पैदा नहीं होगी, तब तक उस सत्ता को जो स्थापित है, जो लेजिटिमाइज होने की कोशिश कर रही है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जी, अगर जो शोषक है उसके पास रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है, क्या शोषक के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं? शोषक ये एहसास करवा रहा है, जैसे कि मैंने पूर्व में स्पष्ट कर दिया, शोषक क्या कर रहा है? वो आपको सूडो सेटिस्फेक्शन में रख रहा है कि आपके पास रैशनैलिटी का भाव है, आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपके पास एकता का भाव है और मेरे पास वो मेरा सब कुछ सवाल है। यह है कि क्या शोषक के पास रिसोर्सेज हैं? वंचितों के सदन में हमारे पास शक्ति है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है और हम मैंने प्रयास पूछा, करेंगे। आप वंचित क्यों है? अगर आपके पास पर्याप्त क्योंकि शक्ति है, सूडो पर्याप्त सेटिस्फेक्शन संसाधन है है, भाई, सुनिए तो सही, सुनिए। सूडो वंचित सेटिस्फेक्शन होना कौन सा सेटिस्फेक्शन है? सूडो सेटिस्फेक्शन है, सूडो सेटिस्फेक्शन क्या होता क्योंकि है? हमें बताया गया है कि हम वंचित हैं, हमें उस यानी आधार आप पर वंचित शोषित ही किया नहीं गया हैं। सर, आप वंचित ये नहीं वंचित ही हैं। नहीं हैं। हमें बताया गया उस आधार पर हमारा शोषण भी किया गया, हमें वंचित किस आधार पर बताया गया कि हमारे अंदर रैशनैलिटी नहीं है, हम पूरी तरीके से चेतना से जुड़े यानी हुए हैं, अगर वंचित हमारे पास समुदाय के अंदर रैशनैलिटी नहीं है, या आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि रैशनल एबिलिटी का अभाव है, इस कारण से प्रोपेगेंडा से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि वंचितों के सदन में हम यार रैशनैलिटी पर ही चर्चा कर रहे हैं। यानी कि rational- यानी कि आप वास्तव में मानते हैं वंचित रैशनैलिटी ऐसा है जरूरी ही है? नहीं। एक सेकंड, आप मानते हैं रैशनैलिटी जरूरी है? क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डेवलप होनी जरूरी है। सामने वाला नहीं बताएगा मेरी क्या रैशनैलिटी है, मेरी क्या मॉरलिटी है, अगर मेरी rationality सेल्फ जरूरी है, कॉन्शियसनेस मुझे बताएगी। रैशनैलिटी जरूरी है ना सबको? यानी कि हर किसी की रैशनैलिटी अलग अलग है, उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस दीजिएगा नहीं मुझे। है। हाँ, प्रश्न पूछने दीजिएगा। जी आप प्रश्न पूछिए, हाँ। उत्तर भी तो सुनिए फिर। अरे प्रश्न आप पूछिए। प्रश्न पूछिए। अगर रैशनैलिटी सबके पास है तो रैशनैलिटी को यूज कहाँ पे कर रहा है? तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, रैशनैलिटी को यूज करने की चर्चा तो हो रही है कि राजनीतिक साधन रैशनैलिटी को यूज कहाँ, एक्सरसाइज कहाँ कर रहा है? हर व्यक्ति कर रहा है, तभी तो वंचितों के सदन में हम चर्चा कहाँ कर करेंगे। रहा है? कहाँ कर समाज रहा है? में जहां समाज रह में रहे है। हैं, बिल्कुल समाज में कुछ ट्रुथ होंगे, ट्रुथ अपना अपना होता है, सबका अपना सत्य है। सबका अपना अपना सत्य होगा। अगर दो लोगों का ट्रुथ कॉन्फ्लिक्टिंग होगा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल। हम तो वंचितों के सदन में मानते ऐसे हैं कंफ्लिक्ट को जीतेगा कौन? वंचित जीतेंगे क्योंकि हमारे पास वो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप हो। अभी ऑपरेसर के पास भी रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होगा। ऑपरेशन को समाप्त कर रहे हैं तो उद्देश्य है कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस मैकेनिज्म उसके डेवलप पास करके। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हमारे पास और भी ज्यादा कैसा क्या होंगे? रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए राजनीतिक साधन के रूप में पुरुष से प्रयोग करना चाहिए। राजनीतिक साधन के रूप में तो वो भी प्रयोग करेगा। उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकना ही तो हमारा उद्देश्य है। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप आपका करना। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म क्या है? राजनीतिक साधन राजनीतिक क्या आपका राजनीतिक शोषण- एक सेकंड, अगर आप राजनीतिक रूप से ऊपर हैं तो आप वंचित कैसे हैं? राजनीतिक का ऊपर है, आप राजनीतिक राजनीतिक से ऊपर रूप से नीचे है। हैं? सुनिए, आप राजनीतिक रूप से नीचे 10 हैं? सेकंड का समय कृपया समय दिया जाए। जी आप दीजिए आप राजनीतिक रूप में आप आप नीचे उत्तर हैं? दें। हिस्टोरिकली गलत हुआ है। भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी है। जी, भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी है। संख्यक है। अगर एक मेजॉरिटी उनके ऊपर अपने ग्रीवियांस को सत्य बना के लाद देगा तो किस यही तरीके तो से आपको डिफेंड वो करेंगे? तब ला देगा जब उस तरह की स्थिति पैदा होगी, जब ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होगा जो बहुसंख्यक लेके आ रहे हैं। बहुसंख्यक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को जब लाने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्पसंख्यकों को पोस्ट ट्रूथ के तहत अपना सत्य स्पष्ट करना होगा। आप क्या कर रहे हैं कि अब उसको पोस्ट ट्रूथ को, उसे अपने सेल्फ आइडेंटिटी को रिवील करने की आजादी नहीं लेकिन देंगे। इस सब्जेक्टिव ट्रुथ में आप उनके प्रोपेगेंडा को तो लेजिटिमाइज कर दे रहे हैं ट्रुथ के उनके एक alternative प्रोपेगेंडा को के रूप में। तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं, जो लेयर उन्होंने सूडो सेटिस्फेक्शन की बना रखी है, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं हमें
वंचित बनाने की उस स्थिति को हम चुनौती दे रहे हैं। एक थर्ड पर्सन के फॉर्म में आप इस चीज को कैसे स्थापित करेंगे कि हम शोषित हैं और वो शोषक हैं? शोषित है, हम शोषण हुआ कैसे है। आप बताएंगे? वंचित है। सबका सत्य है, उत्तर सत्य में सत्य हो गया। सबका सत्य सत्य हुआ, लेकिन हिस्टोरिकली जो एविडेंस है या यानी कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस ही आधार बनेंगे। उसको ह्यूमन कॉन्शियसनेस के तहत जो हम डेवलप कर रहे हैं उस आधार पर हमें बताएंगे कि हमारी सेल्फ वो आइडेंटिटी ह्यूमन कॉन्शियसनेस आपकी रैशनैलिटी है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस से रैशनैलिटी पैदा होगी। Rationality आपकी होगी ना, यानी कि उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप रैशनलाइज करेंगे। ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। करें, धन्यवाद। और समझ 10 सेकंड। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित हैं। ठीक है। आधुनिकता का दौर और उत्तर आधुनिकता के दौर में क्या अंतर है? आधुनिकता के दौर में एक रैशनैलिटी नाम की चीज होती है, जो फैक्ट्स होते हैं हम उनको रैशनली एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे जाते हैं। अब जब उत्तर आधुनिकता के दौर में आते हैं तो हमारे पास कोई रैशनैलिटी नहीं होती है, कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं, उन आधुनिक- फैक्ट्स को हम ठीक है, डिनाई ठीक है, करते हैं ठीक है। और हम कहते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, बहुत सारे ट्रूथ हो ठीक सकते है। हैं। आधुनिकता के दौर में शोषण हो रहा था वंचितों का, बिल्कुल हो रहा था। रैशनैलिटी के बेसिस पे हो रहा था। देखिए, रैशनैलिटी के बेसिस पे हमारा शोषण भी हुआ, लेकिन उसी रैशनैलिटी Rationality के basis पे शोषण हुआ उसी है। रैशनैलिटी के बेसिस पे हमने उसके अगेंस्ट मैकेनिज्म निकाले। हमारे वो बहुत सारे मैकेनिज्म क्या movement निकाला? हुए, बहुत सारे मूवमेंट हुआ। क्या हमने निकाला? फेमिनिस्ट मूवमेंट किया, दलित मूवमेंट क्या किया, feminist- सबाल्टर्न हिस्ट्री का मूवमेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट उत्तर आधुनिकता को मानता है। किया। एक तरीके से ये बहुत चौथी वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट उत्तर आधुनिकता को मानती है। LGBTQ कम्युनिटी LGBT को मानती नहीं मानती? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो यहाँ पे जो डिबेट हो रही है उसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट और उत्तर आधुनिकता वंचित नहीं है। रिलेशन नहीं है। नहीं, वो एक नहीं, डिबेटेबल चीज है, नहीं, आप नहीं। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान मेरी- सकते। यानी अपना कर सकते हैं। रुक जाओ। और भी बहुत सी- अरे वहाँ अपना अपना सत्य है, लेकिन वो गलत है ना। मेरा प्रश्न ये था, उसके लिए हम खेल रहे मेरा प्रश्न ये था, आपने बोला कि उस रैशनैलिटी का यूज करके आपने एक नया रेजिस्टेंस मैकेनिज्म निकाला। हाँ वो मैकेनिज्म में आपने फेमिनिज्म को निकाला। जी हाँ। फेमिनिज्म उत्तर आधुनिकता को मानता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप फेमिनिज्म पे जाएंगे तो फेमिनिज्म के बीच में बहुत सारी डिबेट्स होनी शुरू हो मैं जाएंगी। फोर्थ वे फेमिनिज्म की बात कर रहा हूं, जो अभी करंट में चल रही है। फेमिनिज्म की नॉलेज नहीं है, धन्यवाद, सॉरी। एलजीबीटी को समुदाय की नॉलेज है। जी हाँ है। क्या वो जेंडर फ्लूइड को मानते हैं, जेंडर फ्लूइडनेस को मानते हैं, हाँ मानते हैं। सब्जेक्टिविटी को मानते हैं? देखिए, सब्जेक्टिविटी जो होती है वो उसको मानते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन क्लास है, जब वो क्या वो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के तौर पर आया था? एक सेकंड जो जेंडर फ्लूइडिटी होती है, जेंडर फ्लूइडिटी का भी कुछ बेसिस होता है। जेंडर फ्लूइडिटी का एक एविडेंस मेरा होता है प्रश्न ये है ही। कि बायोलॉजिकल सेक्स होता है, उसके अलावा भी कुछ जेंडर होते हैं। इसके हाँ, ठीक, फैक्ट्स वो उसके ऊपर एविडेंस लेकर मैं ये के जाया चाह- जाता मैं है। ये जानना अब चाह जब रहा हूं- आप लेकर के आते हैं कि हमारा ये ट्रुथ है, सामने वाला कह रहा है प्रश्न कि ले ऐसा कुछ लीजिए, होता है कि प्रश्न ले नहीं, लीजिए, तो वो चीज हो जाएगी। प्रश्न ले लीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या एलजीबीटीक्यू समुदाय का जो रैशनैलिटी, जो उनका जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के तौर पर आया था, वो नहीं आया था? क्या आ रहा है रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के तौर पे? जो शोषण हो रहा था उनका, और नारीवादियों के जो चौथी वेव में उसका शोषण नारीवादियों का हो रहा था, उसका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म आपने निकाला। देखिए, मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हमने किस चीज के बेसिस पे निकाला? एक कॉमन आइडेंटिटी के बेसिस पे निकाला, कि कॉमन एक हिस्ट्री के बेसिस पे निकाला कि हिस्ट्री में हमारा एक एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। उस हिस्ट्री को हमने कहां से लाया? कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे लाया, उसमें रैशनैलिटी ऐड की, क्या? उसके बाद वो आया। अब जब वो आपको अब जब हिस्ट्री किसने बहुत सारे बताई? ट्रुथ हो हिस्ट्री जाएंगे, किसने मतलब- बताई आपको? क्या हिस्ट्री किसने बताई? हिस्ट्री स्टडी किया गया, किसने स्टडी करी? हिस्टोरियंस ने स्टडी की। हिस्टोरियन को पैसे किसने दिए? हिस्टोरियंस को पैसे बहुत लोग दे सकते हैं। जो समाज, जो सत्ता में बैठी थी, क्या सत्ता ने हिस्टोरियंस को ये काम दिया कि वो हिस्ट्री लिखे? उसके बाद फिर सबल्टन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि सत्ताधारी वर्ग से अलग हट करके जो निचले वर्ग के लोग सत्ताधारी होते से हैं, अलग हटके, ठीक है। सत्ताधारी वर्ग से अलग हट करके एक हिस्ट्री लिखते हैं उन रैशनैलिटी और फैक्ट्स के बेसिस पे, जो कि दलितों के अंदर मतलब कि सबकॉन्शियसनेस हिस्ट्री, डेवलप करता है। मतलब हिस्ट्री दो तरीके से लिखी गई है, एक हाँ, एक बिल्कुल, दो उन्होंने तरीके लिखी है, एक हमने लिखी है। हाँ, बहुत बिल्कुल अलग तरीके से। हमारी हिस्ट्री जो हमने लिखी है, उस हिस्ट्री के बेसिस पर क्या हम उत्तर आधुनिकतावाद को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? हमें उस हिस्ट्री को लेजिटिमाइज करने के लिए कुछ फैक्ट्स चाहिए, कुछ तो आपने वो rationality फैक्ट्स चाहिए। के बेसिस पर आपने वो हिस्ट्री लिख ली ना। हाँ, लिख ली। उस हिस्ट्री को यूज करेंगे हम आज के कॉमन आइडेंटिटी को बनाने के लिए। देखिए, कॉमन आइडेंटिटी अब जब आप बना रहे हैं तो यानी कि एक ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी तो आपको चाहिए ही ना। कॉमन आइडेंटिटी क्या है? नहीं। कॉमन आइडेंटिटी मतलब प्रश्न हम मेरा सबके ये है। बीच एक कुछ कॉमन होना चाहिए जो कि हम सब में है। आप कह रहे हैं मेरा सत्य अलग है, उनका सत्य अलग है, सबका सत्य अलग है। जब सभी अलग अलग है तो कॉमन कहाँ से आया? LGBTQ कम्युनिटी में कॉमन आइडेंटिटी है। LGBTQ कॉमन आइडेंटिटी ना होकर के बल्कि एक आइडेंटिटी का अलग-अलग umbrella है, identities जिसमें सब हर एक एक collection अलग-अलग है। आइडेंटिटी यानी है। सभी वंचितों का शोषण हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है, वंचितों का शोषण। क्या ये हुआ उनकी है। आइडेंटिटी है? शोषण उनकी आइडेंटिटी है। क्या सभी का शोषण हुआ है? शोषण आइडेंटिटी है, लेकिन वो शोषण शोषण डिराइव identity कहाँ है। से हो रहा है? वो शोषण डिराइव हो रहा है फैक्ट्स के बेसिस पे। उन्होंने अपने अगर फैक्ट्स आप- लिखे, वंचितों ने अपने फैक्ट्स लिखे। हाँ, फैक्ट्स लिखे, हम फैक्ट्स लिखे, को उसके कहाँ आधार डिनाई पर- कर रहे हैं? उसके आधार पर हमने अपने शोषण फैक्ट्स को को बताया। कभी डिनाई नहीं किया। अच्छा, अब उसके आधार पर अपने शोषण को बताया। हाँ। ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी हर कोई अपने आप को सेल्फ तरीके से आइडेंटिफाई करता है। लेस्बियन अलग तरीके से, गे अलग तरीके से, बाइसेक्सुअल अलग तरीके से, अलग अलग है।
फिर भी यूनिटी है, कम्युनिटी में एक मूवमेंट चलाया उन्होंने, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कॉमन आइडेंटिटी नहीं बन सकती? आप अगर आप लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे कम्युनिटी इन सब की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान लेस्बियन है, लेस्बियन की भी कम्युनिटी है, बाइसेक्सुअल यानी कि कम्युनिटी कोऑपरेशन संभव है। कम्युनिटी का कोऑपरेशन हर किसी का अपना एक चीज कॉमन आइडेंटिटी लेकर के आए, मतलब कॉमन आइडेंटिटी ला सकते हैं, अलग अलग ट्रुथ होता है तो कभी कॉमन नहीं आ पाते ना। और एलजीबीटी कम्युनिटी कैसे आ पाई जब सबका अपना अलग अलग सत्य है? ये कह रहे हैं कि सबका अलग अलग अपना सत्य है, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉमन आइडेंटिटी शोषण की बनाई। आप मेरा एक प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी सबकी अपना अपना सेल्फ इंटरप्रेट करने की क्षमता है, उनमें सेल्फ को आइडेंटिफाई करने में अलग अलग तरीके से, फिर भी उन्होंने कॉमन आइडेंटिटी क्या बनाया? शोषण, और उसके आधार पर मूवमेंट भी किए कई देशों में। तो आप कैसे कह रहे हैं कॉमन आइडेंटिटी नहीं बन सकती? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब कॉमन आइडेंटिटी क्वेश्चन होता है तो हमने कभी नहीं कहा कि कॉमन आइडेंटिटी बन ही नहीं सकती, लेकिन कॉमन आइडेंटिटी का बेसिस कहाँ आता है वो पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में हमारे पास नहीं मिल पाता है। वो हमें कहाँ पे जाते हैं, हम एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को फाइंड आउट करते हैं। जब एलजीबीटी की कम्युनिटी की बात करते हैं तो उनके पास एक ट्रुथ आया कि आज हम लोग जो एक सिस जेंडर है उससे हम अलग हैं, अलग होकर के हम कुछ और है, तब हम ये हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ था, उससे हम अलग हट करके आए, यानी कि वहीं से डिराइव हुआ, सबका अलग अलग ट्रुथ नहीं था। धन्यवाद। क्या अधिनायक मंडली को अभिवादन चाहिए? कृपया शांति बनाए रखें। कृपया सदन में शांति बनाए रखें। कृपया शांति बनाए रखें। सदन में शांति बनाए रखें कृपया प्लीज। पीछे का बैकडोर प्लीज बंद कर दें। धन्यवाद। सभा की गरिमा को नेता विपक्ष का अंतिम नमन। जैसे कि इस पूरे विषय में हम देखते हैं कि जो हमारा प्रतिपक्ष है पोस्ट ट्रुथ यानी उत्तर सत्य की जो मूल आधार है उसको समझने में सक्षम रह जाता है कि उत्तर सत्य का ये मतलब है कि किस तरीके से तार्किकता और तथ्य के आधार पर जो नैरेटिव होता है उसको डिक्रेडिट कर दिया जाता है और पॉपुलर यानी प्रचलित कुंठा के आधार पर जब नैरेटिव तैयार किए जाते हैं उसे पोस्ट ट्रुथ के अंदर माना जाता है। वो इस बात पर बिल्कुल बहस नहीं करते और वो इस चीज को नहीं बताते कि किस तरीके से प्रचलित कुंठा के आधार पर जब नए नैरेटिव क्रिएट किए जाएंगे तो वंचित उसको किस तरीके से एड्रेस करेंगे, किस तरीके से उत्तर देंगे। महोदय, हमारा प्रतिपक्ष आके हमें बताता है कि जो अगर एक वस्तुनिष्ठ सत्य है और अगर जो हमारा वंचित समुदाय है वो अगर एक अपने सत्य को लेकर आएगा तो अपने आप में वो पोस्ट ट्रुथ समाज में हमें भला करेगा। लेकिन वो ये नहीं बताते जब वो अपने एक सत्य को लेकर आ रहे हैं और जो उनके शोषक है वो भी एक सत्य को लेकर आएंगे तो इन दो सत्यों के जो नैरेटिव स्ट्रगल के बीच में कौन जीतेगा। अगर हम ये मान के चल रहे हैं हम वंचित हैं, इसका अपने आप में मतलब है कि हम समाज में संसाधन और शक्ति से हीन हैं और जो हमारे ऊपर शोषण करे वो समाज में शक्ति और संसाधन से संपन्न है, तो वो इन नैरेटिव बैटल
बैटल्स को जीतेंगे। और जब हम इनसे सटीक प्रश्न बार बार पूछते हैं कि आप कैसे इस पावर स्ट्रक्चर के अंदर घुसने वाले हैं इस पोस्ट ट्रुथ का इस्तेमाल करके, इसका वो कोई उत्तर नहीं देते। वो ये कहते हैं कि वंचित अपने आप में चले जाएंगे या वंचित जीत जाएंगे, लेकिन वो कैसे होगा वो ये नहीं बता के जाते। हमने दुनिया भर में राजनीतिक उदाहरण दिए कि किस तरीके से दक्षिण पंथ का उभार होता है, जिसके ऊपर ये किसी तरीके का उत्तर नहीं देके जाते। हम ये बताते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि आइडेंटिटी का असर्शन होगा पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में, तो एक आइडेंटिटी का डिनायल भी हो सकता है पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में। उस आइडेंटिटी के डिनायल को आप कैसे टैकल करेंगे? अगर आप कहते हैं कि जेंडर फ्लूइड समाज में हम सबकी एक आइडेंटिटी हो सकती है, कोई एक होगा जो कहेगा कि जेंडर फ्लूइडिटी जैसी ही कोई चीज नहीं होती, और ये भी पोस्ट ट्रुथ के अंदर लेजिटिमाइज होगा, क्योंकि पोस्ट ट्रुथ के अंदर आप किसी भी रेफरेंस पॉइंट को ही खारिज कर दे रहे हैं जिसके आधार पे ये तय किया जा सके कि क्या सत्य है और क्या गलत है। उसके बाद मॉडल फैक्ट और रैशनल, ये अपने प्रश्नोत्तरी में जब हम इनसे फैक्ट्स और रैशनैलिटी के ऊपर सवाल करते हैं कि आपके इतिहास को नकार दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तो स्वीकार करके जाते हैं कि फैक्ट्स और रैशनैलिटी आवश्यक है हमारे इतिहास को बरकरार रखने के लिए, ताकि हम समुदाय के रूप में जुड़ सकें। इन तमाम तर्कों के आधार पर हम वंचितों के समुदाय के रूप में मानते हैं कि उत्तर सत्य विश्व पर हम खेद प्रकट करते हैं। पक्ष आमंत्रित है। 3, 2, 1। सदनी गर्मा को मेरा पुनः नमन। हमारा जो प्रतिपक्ष है वो किस प्रकार से एक जो बार बार जो वो किस प्रकार से कोई अल्टरनेटिव मॉडल नहीं देके जाता, कि अगर वो मान के भी जा रहे हैं कि वंचितों का शोषण हुआ है, लेकिन यदि हम जो बता रहे हैं कि हम कॉमन आइडेंटिटी, हम जो पोस्ट ट्रुथ का यूज करके, जब राजनीतिक साधन का यूज करके हम सत्ता में आकर उस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उस चेंज को बदले में क्या लेके आएंगे उसका कोई मॉडल नहीं आता। मॉडल के नाम पर जब हमसे पूछते तो वो रैशनैलिटी की बात करता है, और रैशनैलिटी जब जो आधुनिक तौर पे आधुनिकतावाद के टाइम पे भी रैशनैलिटी थी, तब भी शोषण हो रहा था और आज भी शोषण हो रहा है। तो रैशनैलिटी का यूज करके आप कैसे शोषण को खत्म करेंगे, इसका कोई उत्तर आता नहीं है। हमने उन्होंने कहा कि कॉमन आइडेंटिटी कैसे बनेगी, हमने एलजीबीटीक्यू समुदाय का वो खुद मान के जाते हैं कि एलजीबीटीक्यू अलग अलग आइडेंटिटी होने के बाद भी उत्तर आधुनिक दौर में कॉमन आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं और आगे जाकर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका कोई काउंटर सामने से आता नहीं है। हमारा मॉडल था, हमने अपने पूरे मॉडल में हमने उद्देश्य बताया, हमने हमारा उद्देश्य को किस तरह से प्रूव करना है, उसको स्थापित करना है, वो भी बताया। हमने चेतना के विकास को बताया कि कैसे सामाजिक चेतना बनती है। उस चेतना में जब सभी को, और सुखद की बात आती है, जब सुखद को हमने बताया तो सुखद कैसे होगा? सुखद एक, जब सामाजिक चेतना का विकास होगा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा, सोशलाइजेशन से आप सत्ता में आएंगे, तब जाके चेंज हो पाएगा। इसका कोई काउंटर सामने से आता नहीं है। कस्टमरी मोरालिटी की जब हमने बात की, उसका कोई काउंटर सामने से आता नहीं है। लोकस ऑफ कंट्रोल इंट्रोवर्टिव होगा, उसका कोई काउंटर सामने से आता नहीं है। हमारे जो, और साथ ही क्या होता है, पॉपुलर नैरेटिव की बात करते हैं। हमने एक रेफरेंस पॉइंट बताया था जो वो खुद बोल के आ रहे हैं पॉपुलर नैरेटिव है। जब पॉपुलर नैरेटिव है यानी कि वो एक कॉमन आइडेंटिटी को खुद क्रिएट करेगा और समाज में अलग अलग सत्ता होने के बावजूद एक कॉमन आइडेंटिटी बनेगी और वो किस प्रकार से एक चेंज का काम करेगी, वो उसका कोई काउंटर सामने से आता नहीं है। वो पूरी अपनी जो पूरा जो उनका स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर इस बात पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि एक समाज में उत्तर आधुनिकता के तौर पर आपको कोई रेफरेंस पॉइंट खत्म हो जाएगा। जब हमने बताया रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट शोषण है, जो कि वो भी मान के आ रहे हैं कि सभी वंचितों का शोषण हुआ है। जब एक रेफरेंस पॉइंट है, वो शोषण है, तो उस शोषण के बेसिस पर एक कॉमन आइडेंटिटी कैसे नहीं बनेगी, इसका कोई काउंटर सामने से आता नहीं है। वो बोल के जाते हैं कि इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।